हेलो एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। छुट्टी का माहौल है आज, इसलिए लाइट मूड में क्लास को कंटिन्यू करेंगे। छोटी सी एक क्लास होगी और ये होने वाली है बिगिनर स्पेशल। ऐसी क्लासेस मैं बीच बीच में करता रहता हूँ ताकि जो बच्चे एडिटोरियल्स ना पढ़ पाते हों उनको आसान भाषा में न्यूज़पेपर को या किसी आर्टिकल को अप्रोच करने का तरीका मिले। और आप कोशिश करेंगे कि आप इसको घर पे कंटिन्यू करें रोज़ 15 से 20 मिनट दे करके। आपके सामने खुला हुआ है वॉल स्ट्रीट जर्नल। इसकी फाइनेंशियल पेज से एक न्यूज़ उठाएंगे जो कि बेस्ड है एआई पे। चलिए, ये आर्टिकल है एआई के ऊपर बेस्ड है, इसको पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। आज से 2-3 साल बाद आप देखेंगे कि प्रोफेशनल जो लोग हैं उनकी नौकरियां एआई की वजह से जाने लगेंगी। और इसी चीज़ को लेकर के अमेरिका में तो प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं। इसी बात को इस आर्टिकल में डिटेल में बताया गया है। क्लास को शुरू करना है अपने क्विज़ के साथ में। ऑफ कोर्स जो भी पढ़ो लास्ट में उसको टेस्ट करो मैंने कितना सीखा। और इस क्लास में जो आप सीखेंगे इस क्विज़ पे आप अप्लाई करेंगे। इसमें कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर तीनों ही एस्पेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। क्लास के लास्ट में ही क्विज़ का सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी एआई एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गेन्स इन आउटपुट जॉब्स रीथिंक। कह रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसको हम एआई बोलते हैं, एआई से ऐसी एक्सपेक्टेशन है, ऐसी आशा है। एआई इज एक्सपेक्टेड, इसको ये बीच में खा गए क्योंकि ये हेडलाइन है, सीधे ही एक्सपेक्टेड नाम का इन्होंने एडजेक्टिव जो है यूज़ कर लिया है। कह रहा है जी एआई नाम की जो ये चीज़ है ना, इससे ये आशा है कि ये ब्रिंग लेकर के आएगी गेन्स को यानी मुनाफों को आउटपुट में, हमारी प्रोडक्शन में, हमारे उत्पाद में। एआई आने के बाद में फैक्ट्रीज़ में माल और तेज़ी से बनेगा, सर्विसेज भी और तेज़ी से दी जा सकेंगी। लेकिन साथ ही साथ इससे एक और चीज़ आएगी, जॉब्स रीथिंक। जॉब रीथिंक का मतलब है एम्प्लॉयर्स फिर से सोचने लगेंगे कि जॉब हमने जो जितनी दी हुई हैं क्या वो काफ़ी हैं या उनको कम कर देना चाहिए। यानी फिर से विचार होने लगेगा जॉब्स के ऊपर, आपकी नौकरियां जा सकती हैं, कहने का मतलब ये। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी प्रोडक्टिविटी बूस्ट मे बी कमिंग बट सम वर्कर्स विल फेस अ रेकनिंग। मेरे ख्याल से अच्छे से देख पा रहे होंगे ना, जूम करने की ज़रूरत तो नहीं है। चलिए एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि इस टेक्स्ट को अब मोबाइल में पढ़ सकें। चलिए, कह रहा है जी प्रोडक्टिविटी बूस्ट जो है, हमारी सर्विसेज और प्रोडक्शन में जो इजाफा है, हो सकता है वो आ रहा हो, मे बी कमिंग। कह रहा है लेकिन हुआ क्या, बट हुआ ये, सम वर्कर्स जो हैं, कुछ काम करने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़, वो फेस करने वाले हैं एक रेकनिंग को। अब सवाल ये है कि फेस करेंगे रेकनिंग को, रेकनिंग होता क्या है। तो चलिए इस सवाल को समझेंगे इस छोटी सी स्लाइड के साथ में। देखो, बताने को तो सीधे ही बता देता हूँ मैं आपको, फेस अ रेकनिंग या फेस द रेकनिंग का मतलब है फेस करना म्यूजिक को, किसी चीज़ की पनिशमेंट को सहना। लेकिन ऐसे ही आपको याद नहीं रहेगा। आप पकड़े रेकन नाम की वर्ब को। देखिए रेकन का मतलब होता है किसी चीज़ को कैलकुलेट या एस्टिमेट करना। जैसे मैं आपसे पूछूं कितना खर्चा है आपका महीने का, अब आपको अचानक से तो याद नहीं होगा, फिर आप जोड़ोगे दिमाग में, अच्छा ये मेरा किराया है, ये मेरा फूड एक्सपेंडिचर, ये फ़ोन का एक्सपेंडिचर, ये इंटरनेट का, और ये इसका इसका उसका। तो ये आप अपने दिमाग में जो प्रोसेस कर रहे हो ना, देसी भाषा में जो प्रोसेस कर रहे हो, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रैकन करना। समझ गए वर्ब। चलिए, अब यहीं से एक फ्रेजल वर्ब बनती है रैकन विद करना। रैकन विद का मतलब क्या है, किसी चीज़ के साथ में हिसाब सेटल करना। आपने नौकरी छोड़ी, अपने एम्प्लॉयर के साथ में लास्ट डेट को आपने मीटिंग किया, आपके एम्प्लॉयर ने आपके पैसे 10, 15, 20, 50 हज़ार जो थे हिसाब करके आपको दिए, तो आप बोलेंगे आई हैव रैकन्ड विद माई एम्प्लॉयर ऑन द लास्ट डे ऑफ माई जॉब, लास्ट डे ऑफ माई जॉब, है ना, लास्ट डे को मैंने रैकन किया। अब देखो ध्यान से, रैकन विद का एक और मीनिंग भी होता है, किसी के साथ हिसाब सेटल करना या फिर किसी चीज़ को अपने हिसाब में लेना। भाई जब हिसाब सेटल करोगे, हर चीज़ को अपने हिसाब में लोगे तभी सेटल होगा ना। तो किसी भी चीज़ को कंसीडर करने को भी रैकन विद करना बोलते हैं। अब इसी से एक इडियम बनती है, अ फोर्स टू बी रैकन विद। इसका मतलब है एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी ताकत जिसको आपको कंसीडरेशन में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी डेंजरस है, अगर आप उसको कंसीडर नहीं करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। तगड़ा आदमी, तगड़ी कोई चीज़ होती है तो उसके लिए इस ईडियम का इस्तेमाल किया जाता है, ही और शी इज़ अ फोर्स टू बी रेकन विद। ये आदमी इतना डेंजरस है, मुझे इतना कंपटीशन दे सकता है कि मुझे इस आदमी को सीरियसली ट्रीट करना ही पड़ेगा।
बन रहे हो ना बात सारी, मेरे ख्याल से पूरी कहानी सी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। रेकन से शुरू किया था हमने, अब फोर्स टू बी रेकन विद नाम की ईडियम तक हम पहुँच गए। किसी चीज़ को अपने हिसाब में लेना, क्योंकि उस चीज़ में बड़ा दम है, बहुत डेंजरस है। अब देखो यहीं से ईडियम बनी है फेस अ रेकनिंग। फेस अ रेकनिंग का मतलब है हिसाब के दिन को फेस करना। जिस दिन आपको पनिशमेंट मिलेगी आपके कामों की, आप बेयर करेंगे ब्रंट को, आप सहेंगे किस चीज़ की डैमेज को, या फेस करेंगे म्यूजिक को। चलिए लास्ट एक और इडियम बनती है, आर या मोमेंट ऑफ रेकनिंग। वो मोमेंट या आर मोमेंट ऑफ रेकनिंग है जो ऐसा क्रूशियल पॉइंट है जिसमें आपकी एबिलिटीज को पुट टू टेस्ट किया जाएगा। जिस दिन आपका एग्जाम है ना, दैट डे इज द आर ऑफ रेकनिंग। उस दिन पता लग जाएगा आपने कितनी पढ़ाई की है। जिस दिन टीम का फाइनल मैच है, आप बोलेंगे इट इज द फाइनल मोमेंट ऑफ रेकनिंग फॉर द टीम। आज टीम का फाइनल मैच है, आज टीम को एबिलिटीज को टेस्ट किया जाएगा। चलिए ये रेकन वर्ड से सारी इडियम्स बनती हैं, दिमाग के कोने में रखें। आगे बढ़ते हैं। जिन प्यारे प्यारे बच्चों को अपनी एग्जाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है, तो आप फ़ायदा ले सकते हैं YT के कोर्सेज़ का। YT आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज़ मिलेंगे, राइटिंग का, UPSC का, SSC का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से UPSC कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको UPSC में या स्टेट PSC एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, CSAT, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको SSC और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। चलिए शुरू करें। कह रहा है जी, द पोटेंशियल मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज आर स्टैगरिंग। कह रहे जो पोटेंशियल मैक्रो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, पोटेंशियल मतलब संभावित, जिनकी आने की संभावना है। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब बड़े पैमाने पे इकोनॉमी के अंदर, मैक्रो लेवल पे, छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे। और बेनिफिट मतलब मुनाफे। और ये किसके हैं बेनिफिट भाई? ये है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो कुछ जनरेट करना जानती है। आपके लिए गाना लिख देगी, कोड बना देगी, पिक्चर बना देगी, म्यूजिक बना देगी। कह रहा है ये जो खतरनाक जो है सॉफ्टवेयर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके जो बेनिफिट्स हैं और जो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक तो AI और दूसरा मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़, कह रहे ये बेनिफिट्स जो हैं स्टैगरिंग हैं, अपने आप में आपको हैरान कर देने वाले हैं। स्टैगरिंग वर्ड शायद कल की क्लास में या परसों की क्लास में आया था। स्टैगर का मतलब होता है जी लड़खड़ा करके चलना, और स्टैगरिंग, स्टैगरिंग इससे बनाया गया एक एडजेक्टिव। हर वो चीज़ स्टैगरिंग है जो आपको लड़खड़ाने पे मजबूर कर दे या फिर आपको चकरा देने पे मजबूर कर दे, बहुत सरप्राइजिंग हो, अलार्मिंग हो, एस्टोनिशिंग हो, है ना, इस तरह की चीज़ सुनते ही आप हक्के बक्के हो जाए। तो कह रहे जी ऐसा ही है, आप अगर AI के बेनिफिट्स को देखेंगे तो आप भी हक्के बक्के हो जाएंगे। चलिए सेंटेंस बड़ा प्यारा बना हुआ है, स्टैगरिंग वर्ड को नोट कर लेना। आज मैं अलग से वो कैब इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि लाइट रखने वाले हैं क्लास को, छोटी सी क्लास करेंगे। कह रहे जी आगे, जनरेटिव AI बाय सम एस्टिमेट्स स्टैंड्स टू डबल द रेट ऑफ US प्रोडक्टिविटी ग्रोथ आफ्टर अ डेकेड ऑफ वाइड स्प्रेड अडॉप्शन। इतना ही पढ़ लेते हैं, आगे का जो है लंबा सेंटेंस है ये। कह रहा है ये जो जनरेटिव AI है, जनरेटिव AI आप समझ गए ना, जो कुछ जनरेट करना जानती है, फालतू बातें नहीं है इसमें। ये आपको पिक्चर, थंबनेल, म्यूजिक जो चाहोगे बना करके दे देगी। कह रहा है ये जो एडवांस्ड AI है, कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से, रैकनिंग के हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से, ये स्टैंड टू करती है डबल होना या डबल करना। स्टैंड टू डू समथिंग, इस फ्रेज का अंग्रेजी में मतलब होता है किसी काम को करने के लिए तैयार होना। कह रहा है जी ये भी तैयार है, रेडी है डबल करने के लिए उस रेट या रफ्तार को जो है अमेरिका में प्रोडक्टिविटी की और प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ की। और ये कब हो रहा है सारा काम? ये सारा काम हो रहा है 1 दशक के बाद में, जो है इसके वाइड स्प्रेड अडॉप्शन का, हर तरफ इस AI के अडॉप्ट किए जाने का, है ना, अपनाए जाने का। कह रहा है एंड एड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अ ईयर टू ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट। दूसरा काम ये स्टैंड टू क्या करती है कि ये डबल करेगी ये तो सारी चीज़ों को, साथ ही साथ ये ऐड कर देगी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को, कई अरबों खरबों डॉलर्स को हर साल ग्लोबल GDP में, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट में।
चलिए, अब ये आपको AI की अच्छी अच्छी बातें इसने फर्स्ट सेंटेंस में पूरी बता दी, फर्स्ट पैराग्राफ में। बड़ा अच्छा अच्छा काम करती है, अमेरिका को दुगना तिगना जो है ग्रो करवाएगी और दुनिया की GDP में भी काफ़ी इजाफा करेगी। सब्जेक्ट वर्ब खुद से आप ढूंढ पाएंगे मेरे ख्याल। जनरेटिव AI आपका सब्जेक्ट है, स्टैंड्स इसकी वर्ब है। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है हर तरफ फैला हुआ। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं अपने पास कॉमन से, जैसे कि यूबिक्यूटस, याद है ना वर्ड, हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वत्र, है ना। ओमनी प्रेजेंट भी बोल सकते हैं इसको परवेसिव भी बोल सकते हैं, जो हर तरफ फैल गया हो, परवेड कर गया हो, परवेसिव। चलिए, अब ये स्ट्रक्चर आपको करवाएंगे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्टैंड टू डू समथिंग। देखिए, अगर मैं ऐसा बोलूं, इन्वेस्टर्स स्टैंड टू लूज देयर कैपिटल आफ्टर अनदर रेट हाइक बाय द RBI। इन्वेस्टर्स जो हैं, निवेशक जो हैं, वो लूज करने के लिए तैयार हैं अपनी पूंजी को, एक और अगर रेट हाइक हो जाए RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा। समझे आप इसका मतलब क्या बन रहा है? तैयार होने का मतलब ऐसे नहीं है वो तैयार बैठे हैं, हाँ जी बढ़ाओ हम लूज करेंगे कैपिटल को। तैयार होने का मतलब है वो इस पोजीशन में है कि वो लूज करेंगे, वो इस पोजीशन में है कि वो लूज करेंगे। इस सेंटेंस को अगर और आसान भाषा में अगर आपको लिखना हो और समझना हो स्ट्रक्चर को, तो आप ऐसा लिखें, इन्वेस्टर्स आर इन अ पोजीशन, आर इन अ पोजीशन। ठीक है, चलो अब मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर आपको दिमाग में बैठ गई होगी। यू स्टैंड टू गेन अ लॉट इफ यू क्रैक दिस एग्जाम। आप स्टैंड टू करते हैं गेन करना या मुनाफा पाना या फायदा लेना बहुत ज़्यादा, अगर इस एग्जाम को आप क्रैक कर लेते हैं, आपका करियर बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना। चलिए, तो स्टैंड को आर इन ए पोजीशन से रिप्लेस करेंगे, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए, आज के क्विज में स्ट्रक्चर आपसे पूछी हुई है, अब आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जी, द मैक्रो इकोनॉमिक डिसरप्शन ऑफ सच गेम चेंजिंग इनोवेशन इन द मार्केट प्लेस इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी। कह रहे जो बड़े लेवल पे डिसरप्शन है, डिसरप्शन क्या होता है? डिस्टर्बेंस, चीज़ों को बदल देना, है ना, अचानक से। कह रहा है जी, बड़े स्केल पे जो डिसरप्शन है इस प्रकार की गेम चेंजिंग इनोवेशन से, ऐसी इजाद से, ऐसी खोज से जो गेम को ही चेंज कर दे। और कहाँ पे? वर्क प्लेस में, यानी ऑफिस में। कह रहे ये है एक और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी और जो ज़्यादा पेचीदा कहानी। तो सबको फ़ायदा होगा, लेकिन ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नुकसान भी होगा। बात करेगा एम्प्लॉयज़ की, नौकरियां जाने वाली हैं, लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। अब ये कैसे होगी? कह रहे जी, द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द ChatGPT एप्लीकेशन विल टेक टास्क फ्रॉम मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ हायर ऑन द वेज लैडर more than it does from those whose jobs were diminished by फैक्ट्री और वेयरहाउस रोबोट्स। कह रहे जो टेक्नोलॉजी है ChatGPT के पीछे, ChatGPT जिस चीज़ के ऊपर टिका हुआ है, जिस टेक्नोलॉजी पे, वो ले लेगी टास्क को, वो खींच लेगी, हथिया लेगी काम को। और कहाँ से? दसियों लाख लोगों से, एम्प्लॉयज़ से। और कौन है एम्प्लॉयज़? जो कि हायर हैं वेज की लेडर पे, जो कि सैलरी की सीढ़ी पे ऊंची की तरफ बैठे हैं, मैनेजर्स, सुपर मैनेजर्स, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाने वाले। कह रहा है ये इनसे ज़्यादा सामान खींचेगी, ज़्यादा इनसे इनका काम खींचेगी। और किससे ज़्यादा? ज़्यादा ये होगा उससे जितना ये करेगी उन लोगों से, देन इट डज फ्रॉम दोज जिनकी जॉब्स ख़त्म हो गई थी, डिमिनिश हो गई थी या कम पड़ गई थी फैक्ट्री और वेयर हाउस रोबोट्स के द्वारा। और कब? इन रिसेंट डेकेड्स, हाल के कुछ दशकों में। तो पिछले कुछ दशकों में मशीनें वगैरह आई तो वर्कर्स की नौकरियां चली गई, टाइपराइटर आ गए तो टाइपिस्ट की नौकरी चली गई, है ना। तो ये जो छोटे वर्कर्स हैं इन पे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा ChatGPT का। जो ऊपर बैठे हैं ना, वेज लैडर में ऊपर हैं, खूब पैसा कमाते हैं, इन लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, मतलब इनकी ज़्यादा जाएंगी बजाय इन लोगों के। सेंटेंस का भाव समझ लेना, मीनिंग अगर समझ में नहीं आया तो फिर ग्रामर वोकैब लगाते लगाते कुछ नहीं मिलेगा आपको। मीनिंग समझो, डिमिनिश होना यानी किसी चीज़ का कमज़ोर पड़ना या धीमा पड़ना। अच्छा, और क्या हो रहा है? कह रहा है जी, सो कॉल्ड नॉलेज वर्कर्स एंड वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स विल फील मोर पेन दिस टाइम अराउंड। कह रहे जो ये नॉलेज वर्कर्स हैं, नॉलेज की तरह काम करने वाले हैं, नॉलेजेबल काम करने वाले हैं, जैसे कोई आर्किटेक्ट है, लॉयर है ना, जिसके पास किसी फील्ड की नॉलेज है। और कह रहे हैं जो वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स हैं, वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जो लोग पंखे, कूलर या AC के नीचे बैठ के, डेस्क पे बैठ के कोई जॉब करते हैं, जिनको मजदूरी नहीं करनी है, सामान नहीं उठाना है ना, खड्डे नहीं खोदने हैं। कह रहे हैं जी, जो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं और जो बुद्धिजीवी हैं, वो फील करने वाले हैं पेन को, यानी दर्द को, इस दफ़ा, दिस टाइम अराउंड। 50 साल पहले मजदूरों को प्रॉब्लम आई थी मशीनें आने से,
अब उनको नहीं आएगी, अब आएगी मजदूरों के ऊपर बैठने वाले सुपरवाइजर्स को। चलिए, सेंटेंस आपने समझ लिया। वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स बड़ा ही कॉमन सा एक फ्रेज है, प्रोफेशनल्स के लिए यूज़ किया जाता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट्स, है ना, जो मजदूरी नहीं करता है, कुछ कमाता है बैठ करके। इसका बिल्कुल उल्टा है ब्लू कॉलर वर्कर्स, जो लोग मजदूरी करते हैं किसी खान में, फैक्ट्री में, समझ गए ना, हाथ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, मशीन से कुछ करते हैं। रिक्शे वाला है वो ब्लू कॉलर वर्कर है। चलिए, इसमें एक फ्रेज आया सो कॉल्ड, इसका मतलब पता है आपको? देखिए, सो कॉल्ड का मतलब होता है, हम नहीं बोल रहे इनको नॉलेज वर्कर्स, दुनिया इनको ऐसा कहती है, कहलाए जाने वाले। सो कॉल्ड का अगर आप हिंदी मीनिंग निकालें तो उसका मतलब होता है कहलाए जाने वाले। भाई हम बोलेंगे नॉलेज वर्कर्स तो आप बोल दोगे नॉलेज वर्कर्स तो होते ही नहीं है, हम नहीं कह रहे, दुनिया कहती है इनको बुद्धिजीवी या नॉलेज वर्कर्स। कह रहा है जी, जनरेटिव AI algorithms can or are expected to soon read and summarize into bullet points business, medical and legal documents। कह रहा है एक और कमाल करेगी AI, जो जनरेटिव AI एल्गोरिथम्स हैं, कह रहा है ये कर सकती हैं और ये एक्सपेक्टेड भी है, ये इस काम को कैन कर भी सकती हैं और उनसे ये आशा भी है। और क्या करने की भाई? बहुत ही जल्दी सून रीड और समराइज कर देने की बुलेट पॉइंट्स में बिजनेस को, मेडिकल को और लीगल डॉक्यूमेंट को। तो 1000 पेज का डॉक्यूमेंट दो, 15-20 सेकंड में उस डॉक्यूमेंट को एक पेज में ले आएगी, बुलेट पॉइंट में आपको बता देगी कहाँ पे क्या गड़बड़ी है और आपको क्या पढ़ना है। पहले इस काम के लिए वकील को एम्प्लॉय किया जाता था 1 लाख रुपए सैलरी पे, जो सारा दिन पढ़ के आपको हफ्ते के बाद में ही पूरी समरी देता था। वकीलों का काम खत्म। समझ पाए ना बात को? चलिए, एक कॉन्सेप्ट भी करवाएंगे आपको यहाँ, बहुत प्यारा है। देख रहे हैं, कैन और आर एक्सपेक्टेड दोनों जुड़े हुए हैं और से, और दोनों जुड़े किससे हुए हैं? रीड और समराइज नाम की इस वर्ब से। तो ये कैसे होता है, ध्यान से देखना। अगर दो हेल्पिंग वर्ब्स किसी सेंटेंस में आ जाएं और उनकी मेन वर्ब जो है वो कॉमन हो, तो दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को आप किसी कंजंक्शन के सहारे जोड़ दें और मेन वर्ब को एक ही बार लिखें। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स कैन एंड आर रिक्वायर्ड टू एजुकेट देमसेल्व्स ऑन द रिस्क। निवेशक जो हैं वो कैन कर सकते हैं और आर रिक्वायर्ड, उनसे ऐसा रिक्वायरमेंट भी है कि वो एजुकेट करें खुद को रिस्क को लेकर के, जोखिम को लेकर के। देख रहे हो यहाँ पे कैसे सेंटेंस बना है, इन्वेस्टर्स कैन, ये कैन के बाद में है ना एजुकेट वर्ब यहाँ भी लगी हुई है, पर 2 बार इस वर्ब को लिखा नहीं गया। दे कैन एजुकेट एंड दे आर रिक्वायर्ड टू एजुकेट, 2 बार ना लिख करके एक बार ही लिखा है बाद वाली जगह पे, कैन के बाद वाला ओमिट कर दिया गया। बस यही रूल है। इसमें ध्यान ये देना है कि कभी कभी वर्ब तो एक जैसी ही होगी लेकिन उसकी फॉर्म्स अलग अलग होंगी, उस केस में ये रूल आपको अप्लाई नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, विराट हैज़ एंड विल सरप्राइज द फैंस विद अ गुड परफॉर्मेंस। विराट कर चुका है और सरप्राइज करेगा भी अपने दर्शकों को, अपने फैंस को एक अच्छी परफॉर्मेंस से। सरप्राइज वो कर भी चुका है और वो सरप्राइज बाद में भी करेगा। सरप्राइज वर्ब दोनों के साथ में कॉमन है, तो हमने एक बार लिख दी, ऐसा ही किया है ना। लेकिन ध्यान दो, यहाँ पे सरप्राइज नहीं आ सकता, हैज़ के बाद में तो सर सरप्राइज आना पड़ेगा, सरप्राइज आना पड़ेगा, क्योंकि हैज़ प्लस में V3 लगती है। वर्ब तो सेम है लेकिन उसकी फॉर्म्स अलग अलग हैं, यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भैया इस केस में आपका एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, तो ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे सही वर्ब को ऐड करके आएंगे सेंटेंस के अंदर, ठीक है? तो ऐसे पूरा सेंटेंस आपका सही बनेगा। चलिए, इस केस में तो सही है, कैन के बाद में भी रीड आ रहा है और आर एक्सपेक्टेड टू इसके बाद में भी रीड आ रहा है। और आगे बढ़े, कह रहा है जी, स्टार्टअप AI फर्म्स आर डेवलपिंग चैटबॉट्स एज वेल एज जनरेटर्स फॉर टेक्स्ट, कंप्यूटर कोड, इमेजेस, वीडियो डिज़ाइन, वॉइस एंड म्यूजिक। कह रहा है नई नई स्टार्टअप AI फर्म्स हैं, वो डेवलप कर रही हैं चैटबॉट्स को। चैटबॉट तो समझते ही हैं ना, चैटिंग करने वाले बॉट्स, और साथ ही साथ जनरेटर्स को, जो ये सारा काम आपके लिए कर देंगे, कुछ कहानी लिख देंगे, कुछ फोटो बना देंगे, वीडियो बना देंगे, किसी आवाज़ बना देंगे, म्यूजिक भी आपके लिए बना देंगे। कह रहा है जी, इलस्ट्रेटर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, एक्टर्स, एजुकेटर्स एंड लीगल रिसर्चर्स, है ना, ऑफिस वर्कर्स एंड ड्रग कंपनी टेक्नीशियंस कुड बी द फर्स्ट ऑक्यूपेशंस थ्रेटन्ड विद द न्यू फॉर्म ऑफ AI। कह रहा है जी, जो इलस्ट्रेटर्स हैं, इलस्ट्रेटर्स मतलब जो किसी चीज़ को इलस्ट्रेट करें, आपको कोई प्रेजेंटेशन दें, कुछ जो है एडिटिंग करके कुछ वीडियो बनाएं, एनिमेशन करें। फिर हेल्थ केयर वर्कर्स हैं यानी डॉक्टर्स हैं, फिर अभिनेता हैं, फिर पढ़ाने वाले हैं एजुकेटर्स हमारे जैसे, लीगल रिसर्चर्स हैं जो लीगल कुछ काम करते हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं और ड्रग कंपनी टेक्नीशियंस हैं। कह रहा है जी, ये सब कुछ, ये सब के सब जो है ना, फर्स्ट वो ऑक्यूपेशंस हो सकते हैं, वो पेशे या वो धंधे हो सकते हैं, व्यापार हो सकते हैं, जो थ्रेटन्ड विद होंगे, जिनको चुनौती मिलेगी, थ्रेट मिलेगी AI की इस नई फॉर्म से। तो सबसे पहले इन लोगों को
एआई से नुकसान होने वाला है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आपकी जॉब या आपका व्यापार। इसके लिए एक और वर्ड है हमारे पास, लाइवलीहुड। ठीक है, लाइवलीहुड को डेस्परेट तरीके से यूज़ करते हैं, ऑक्यूपेशन को जनरल तरीके से। कल वोकैब्स जो है सफारी का 4th पार्ट आएगा शाम में, वहाँ पे ये वर्ड और इसके सारे सिनोनिम्स जो हैं उस पार्ट में आपको पढ़ाए जाएंगे। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है जी अल्टीमेटली द इशू इज वेदर displaced skilled employees find comparable work or if they will be consigned to less economically valuable work in the AI driven economy। कह रहा है जी आखिरकार इशू यही रहेगा, हाँ या ना। जो डिस्प्लेस किए गए हैं, जिनको अपनी जगह से हटा दिया गया है या नौकरी से निकाल दिया गया है, ऐसे स्किल्ड एम्प्लॉयज़, ऐसे राइटर्स, एडिटर्स, एनिमेटर्स, एजुकेटर्स, क्या वो कंपेरेबल वर्क फाइंड कर पाएंगे? क्या वो उसी लेवल का कहीं और नौकरी ढूंढ पाएंगे? या फिर उनको कंसाइन कर दिया जाएगा, उनको असाइन कर दिया जाएगा या दे दिया जाएगा कम इकोनॉमिकली वाइबल वर्क को, ऐसे वर्क को जो आर्थिक तौर पे उतना अच्छा नहीं है, वैल्यूबल नहीं है, वाइबल नहीं है, वैल्यूबल वर्क। और कहाँ पे? एक ऐसी इकॉनमी में, एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जो AI ड्रिवन है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पीठ पे, कमर पे सवार है। AI ड्रिवन समझ रहे हो ना, पूरी इकॉनमी को AI ड्राइव करेगा, तो AI ड्रिवन इकॉनमी है। चलिए सिंपल सेंटेंस, आज बहुत अंदर घुस के रिपीट नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर्स के अंदर ज़्यादा नहीं घुसेंगे, थोड़ा सा मैं लाइट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आगे कोट एंड कोट में कह रहा है वी विल नॉट रन आउट ऑफ जॉब्स। कोट एंड कोट क्या होता है? किसी ने कुछ कहा है और बिल्कुल वैसा का वैसा लिख के बताया गया, डायरेक्ट स्पीच। कह रहा है जी कहने वाले हैं सेड डेविड एच ऑटर, अ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक्स या MIT इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हु स्टडीज लेबर मार्केट इम्पैक्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज। कह रहा है जी जॉब्स तो ख़त्म नहीं होने वाली हैं, जॉब्स तो बहुत होंगी। हाँ ये है कि कम पैसे की जॉब आपको करनी पड़े, ज़्यादा पैसे की जॉब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। कह रहे जी ऐसा कहने वाले हैं ये भाई साहब, ये प्रोफेसर साहब MIT नाम के इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में, जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, वहाँ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, और जो स्टडी करते हैं मज़दूरों की मार्केट में, लेबर मार्केट में, इसके इम्पैक्ट्स को और टेक्नोलॉजिकल चेंज को। फिर इन्होंने क्या बोला? कह रहे जी इट इज़ या इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेदर वी विल हैव जॉब्स that make use of scarce skills where people are valuable or whether we have jobs that are much more menial। कह रहा सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि हाँ या ना, वेदर हमारे पास ऐसी जॉब्स होंगी या नहीं होंगी जो कि मेक यूज़ करती हैं, इस्तेमाल लेती हैं स्कैर्स स्किल्स का, ऐसी कुशलता का, स्किल्स का जो स्कैर्स है, जो हर जगह आपको नहीं मिलेगी, जहाँ पे लोग बहुत वैल्यूबल होते हैं, जहाँ पे लोगों को बड़ी तवज्जो मिलती है। किसी कंपनी का CEO, किसी जो है IT फॉर्म का जो है डायरेक्टर, है ना, जो पूरा IT इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा है। सवाल यही है कि ये जॉब्स बची रहेंगी या नहीं बची रहेंगी, जहाँ पे लोगों की स्केर्स स्किल का इस्तेमाल करके उनको लाखों की सैलरी मिलती है, या फिर हमारे पास वही जॉब्स होंगी जो बहुत ज़्यादा मीनियल हैं, बहुत छोटे लेवल की हैं। मीनियल जॉब्स मतलब हाथ से काम करने वाली जॉब्स, किसी घर काम कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, पानी भर रहे हो, मीनियल काम है सारे के सारे, है ना। कहीं रिसेप्शनिस्ट हो, आप रिसेप्शन पे बैठे हो। तो कह रहे यही सवाल है किस तरह की जॉब्स आने वाले टाइम में होने वाली हैं। स्कैर्स का मतलब होता है जिनकी सप्लाई बहुत कम हो, जो चीज़ शॉर्टेज में हो, जिसका ज़्यादा आपको जो है सप्लाई ना मिल सके। मेक यूज़ ऑफ करना, किसी चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल ले पाना। कह रहे जी सम प्रोफेशनल्स ऑलरेडी फाइंड देमसेल्व्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद AI। कुछ प्रोफेशनल्स जो हैं वो पहले से ही फाइंड करते हैं अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट में, AI के साथ में, झगड़े में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। अच्छा कौन लोग हैं भाई ये जो AI से लड़ रहे हैं? कह रहा है इन हॉलीवुड द एक्टर्स यूनियन इज स्ट्राइकिंग इन पार्ट ओवर द थ्रेट ऑफ डिजिटल रेप्लिकास। कह रहा है जी हॉलीवुड में देखें, जो एक्टर्स की यूनियन है, अभिनेताओं की जो संघ है, जो यूनियन है, वो स्ट्राइक कर रहा है, हड़ताल पे है आंशिक तौर पे, इन पार्ट। और किस चीज़ को लेकर के? इस थ्रेट को लेकर के, इस चुनौती को लेकर के, जो है डिजिटल रेप्लिका की। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, डिजिटल का मतलब होता है डिजिटल फॉर्म में। कह रहा है अब ये रेप्लिका क्या है, ये आपको आगे बता रहा है। कह रहा है जी ये है अ फॉर्म ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक रूप है ये। एंड अब देखो आगे अपने को ऊपर जाना पड़ेगा। एंड द पोटेंशियल दैट स्टूडियोज कुड प्रोड्यूस एंटरटेनमेंट विदाउट एक्टर्स फिजिकल प्रेजेंस। कह रहे ये फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं इसी फॉर्म को लेकर के, और इस पोटेंशियल की तरफ को लेकर के, इस संभावना को लेकर के कि जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ हैं, डायरेक्टर के ऑफिस हैं, वो प्रोड्यूस कर पाएंगे एंटरटेनमेंट को, गानों को, फिल्मों को, बिना किसी एक्टर की फिजिकल प्रेजेंस के, बिना किसी एक्टर को हायर किए।
और या फिर उसकी कंसेंट के बिना, उसकी मर्जी के, मन मर्जी के, एंड विदाउट कंपेंसेटिंग देम फॉर इट, और बिना उनको कंपेंसेशन दिए, बिना कोई हर्जाना दिए। तो आपने किसी एक्टर की मूवी बना ली एक बार, और उस एक्टर को एआई पे अपलोड कर दिया किसी सॉफ्टवेयर में, प्रोग्राम में। अब वो प्रोग्राम ने एक नई फिल्म में उसी एक्टर की रेप्लिका बना करके और उसी एक्टर को इसने पूरी फिल्म में डाल दिया। दूसरी बार उस एक्टर से आपने पूछा भी नहीं कि तुझे एक और फिल्म में डालें या ना डालें। तो इसलिए जो हॉलीवुड एक्टर्स हैं ये पहले से ही हड़ताल पे बैठे हैं कि भैया ये सब बंद करो, हमारी दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। कंपेंसेट करना, किसी को हर्जाना देना उसके काम के लिए। कह रहे जी द यूनियन सेज स्टूडियोज कुड प्रॉफिट फ्रॉम दीज रेप्लिकास वाइल द एक्टर्स हैव नो कंट्रोल ओवर देयर इमेजेस और क्रिएटिव आउटपुट। कह रहा है एक्टर्स की यूनियन ये भी कहती है कि जो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं ये फ्यूचर में प्रॉफिट कर पाएंगे, फ़ायदा ले पाएंगे इन रेप्लिकास का, इन कॉपीज़ का। रेप्लिका समझ गए ना, किसी चीज़ की कॉपी। कह रहे जबकि जो एक्टर्स हैं उनका तो कोई कंट्रोल ही ना होगा अपनी फ़ोटोज़ पे और अपने क्रिएटिव आउटपुट पे, अपनी बनी हुई वीडियोज़ पे, अपनी रील्स पे, अपनी शॉर्ट्स पे। तो ये इनका कहना है। अब देखो फिर से कोट एंड कोट में कुछ लिखा जा रहा है, ये कोट्स एंड कोट में कह रहा है वी सी इट कमिंग एंड देयर हैज़ टू बी गार्ड रेल्स। कह रहा है कोई कि हम इसको आता हुआ देख रहे हैं, इस काम को होता हुआ देख रहे हैं, और गार्ड रेल्स होने ही चाहिए। गार्ड रेल क्या होती है जी? ऐसी रेल, ऐसी रेलिंग जो आपको गार्ड करे। सड़क के किनारे पे होती है ना रेलिंग, भाई कोई गाड़ी पलट जाए या टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो नीचे ना उतर जाए सड़क से, या किसी खाई में ना गिर जाए। तो सड़क के किनारों पे जहाँ खाइयाँ होती है तो गार्ड रेल लगाई जाती हैं, तो ये बचाव के लिए होती हैं आपको। तो कह रहा है ये एक्टर भी यही कह रहे हैं कि हमें भी बचाव के लिए गार्ड रेल बनानी पड़ेगी। अभी 5 साल बाद तो हमारा जो है सारा काम धंधा एआई जो है खींच सकती है। ये कहने वाले कौन है? सेड डंकन क्रैबिट्री आयरलैंड, द चीफ निगोशिएटर ऑफ एसएजी अल्ट्रा। ये इंसान है, ये डंकन, समझ गए ना, ये चीफ निगोशिएटर है एसएजी एफ्ट्रा के। हमें पता नहीं एसएजी एफ्ट्रा क्या है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी जिम वेदरऑल, वाइस प्रेसिडेंट फॉर डेटा साइंस एंड एआई एट ड्रग कंपनी एस्ट्राजेनेका, सेड द कंपनी हैज़ बीन यूजिंग जनरेटिव एआई। कह रहा है जी जो जिम वेदरऑल हैं, जो ये वाइस प्रेसिडेंट है, वीपी हैं डेटा साइंस के और एआई के, एस्ट्राजेनेका नाम की इस फार्मा कंपनी में, जिसकी वैक्सीन भी आई थी ऑक्सफोर्ड वाली, एस्ट्राजेनेका वाली, है ना। कह रहे इन बंदों ने ये कहा कि जो कंपनी है ना वो इस्तेमाल कर रही है जनरेटिव एआई को, ऐसे ही जनरेट करने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, और अ फॉर्म ऑफ इट, या फिर इसके किसी रूप को। और कब से कर रही है? फॉर सेवरल ईयर्स, पिछले कई सालों से। ठीक है, तो ये तो पहले से ही करते आ रहे हैं, आज की बात नहीं है, ऐसा इस कंपनी ने बताया। इस सेंटेंस में एक एरर है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। जिन बच्चों को पकड़ में आए कमेंट्स में डालो, मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है, एरर को देख लेना। कह रहा है जी देयर वॉज अ टाइम व्हेन अ बायोलॉजिस्ट कुड रीड ऑल द अवेलेबल साइंटिफिक लिटरेचर आउट देयर। कह रहा है जी देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त ऐसा हुआ करता था जहां एक बायोलॉजिस्ट जो है वो रीड कर सकता था सारी अवेलेबल साइंटिफिक लिटरेचर को, जो आउट देयर थी, जो पब्लिक डोमेन में थी। आउट देयर का मतलब है सबके सामने, पब्लिक डोमेन में। तो एक वक्त ऐसा था कि जब साइंटिस्ट खुद रात रात बैठ करके सब रिसर्च पेपर को खुद से बैठ के पढ़ा करते थे। अब क्या हुआ? कह रहा है जी अब ये हो गया जनरेटिव एआई अलाउज रिसर्चर्स टू इंटेलिजेंटली इंटरोगेट द इंफॉर्मेशन। कह रहा है अब ये जो जनरेटिव एआई है, ये जीएआई है, ये अलाउ करती है इन रिसर्चर्स को कि ये बड़ी बुद्धिमानी से सवाल पूछें, इंटरोगेट करें इंफॉर्मेशन को या रिसर्च को जो भी नई पब्लिश होती है। कह रहा है एंड इट इज़ एनविजन्ड दैट इट कुड देन गो टू द नेक्स्ट स्टेप एंड सजेस्ट अनटैप्ड एरियाज। और कह रहा है फिर ऐसा भी एनविजन किया जाता है, ऐसी भी परिकल्पना की जा सकती है कि बाद में जाकर के नेक्स्ट स्टेप में ये और आगे जाएगी और फिर सजेस्ट करेगी ऐसे एरियाज़ को, अनटैप्ड एरियाज़ को। अनटैप्ड का मतलब है जिनको टैप करना बाकी है, जिनमें अभी कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है ना, अविकसित है। तो ऐसे एरियाज़ को भी सजेस्ट करेगी एआई फॉर डेवलपिंग ड्रग्स, जो ड्रग्स को डेवलप करने के लिए, नई दवाओं को बनाने के लिए। तो रिसर्चर को अपना दिमाग कम लगाना है, एआई के सामने रिसर्च पेपर रख देना है, फिर उस रिसर्च पेपर में एआई से सवाल पूछने हैं, भाई तू बता इस रिसर्च पेपर में क्या सही लग रहा है, क्या गलत लग रहा है, इससे कौन सी और नई दवाई बन सकती है इसकी मदद से। तो इस सारा काम एआई इनको करके देगी, ऐसा इनको एनविजन कर रहे हैं लोग, परिकल्पना कर रहे हैं। समझ गए? एनविजन का मतलब समझते हैं आप, विजुलाइज या इमेजिन करना। इंटरोगेट का मतलब होता है किसी से सवाल पूछना। यहाँ जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि क्या गलती है? गलती ये है जब इसको आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया, और आपने ये भी लिख दिया कि इन्होंने ये कहा है।
इन्वर्टेड कॉमा या कोट एंड अनकोट को आपने हटा भी दिया, तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर देना चाहिए। हैज़ बिन यूजिंग की जगह पे टेक्निकली हैड बिन यूजिंग आना चाहिए। जिन बच्चों ने नरेशन अच्छे से पढ़ा है उनको ये कॉन्सेप्ट आता होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो बेसिक पूरी करो, अपने ही चैनल के होम पेज पे बेसिक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए और आगे बढ़े। कह रहा है जी ये सारा हो गया ना। कह रहा है जी जैक कोको चीफ एग्जीक्यूटिव एट मार्केट इंटेलिजेंस फर्म अल्फा सेंस सेड हिज कंपनी हैज़ लेयर्ड अ जनरेटिव एआई टूल ऑन इट्स सर्च ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। कह रहा है इस बंदे ने जो इस कंपनी में यहाँ पे इस तरीके से काम करता है, इसने ये कहा कि उसकी कंपनी जो है लेयर कर चुकी है, परत बिछा चुकी है अपने सिस्टम में एक जनरेटिव एआई टूल की अपने सर्च इंजन में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के। तो सर्च इंजन में एआई का एक फंक्शन या परत या लेयर उन्होंने डाल दिया है। द न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्मार्ट समरीज। ये नया प्रोडक्ट जो है स्मार्ट समरीज कहलाता है, इसका ऐसा नाम है। समझ गए। अगेन वही गलती हुई है। जैक जो कोको हैं इन्होंने ऐसा कहा पास्ट में कहा है, तो कंपनी जो ये कर चुकी है इसको कर चुका होना चाहिए था पास्ट में, हैड लेड आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था। ठीक है, प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करो ना, पास्ट से परफेक्ट में चेंज करो। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में लगा देंगे। कह रहा है जी द टूल कैन समराइज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन बुलेट पॉइंट्स, द काइंड ऑफ थिंग दैट मोर जूनियर एनालिस्ट और बिजनेस प्रोफेशनल्स वुड हैव डन मैनुअली कोको सेट। कह रहे ये टूल जो है समराइज कर सकता है, समरी में ला सकता है सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को बुलेट पॉइंट्स में। और कह रहे वैसी ही चीज़ है, काइंड ऑफ थिंग है, जिसको ज़्यादा जूनियर जो एनालिस्ट होते थे या बिजनेस प्रोफेशनल्स होते थे उन्होंने मैनुअली किया होता, हफ्तों लगा करके बैठ करके अपनी आंखें फोड़ के किया होता। तो जो ये सारा काम करने वाले थे ना, एआई खुद ही करके इनको 2-5 मिनट में पूरी समरी दे देती है किसी भी डॉक्यूमेंट की। समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे? बढ़े आगे। चलिए अब यहाँ पे एक छोटा मोटा जो है पैराग्राफ और है, फिर अपने यहीं पे इसको रैपअप कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचेंगे, यहीं तक लेने वाले हैं अपने आस्क ऑफ तक। आगे कह रहा है जी कह रहा है जी एन इशू विद जनरेटिव एआई इज सो कॉल्ड हेलुसिनेशन। कह रहा है एक इशू भी है जनरेटिव एआई के साथ में, और वो इशू है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है सपने देखना या कुछ गलत चीज़ों को देखना और बोलना, आपको वहम हो जाता है ना, भ्रम हो जाता है, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। कह रहा है जी एआई में भी ये इशू है, और कैसे विद लगा के बता रहा है, रीचिंग फॉल्टी और रॉन्ग कंक्लूजन। ये सारा जो है ये है एआई के रीच करने के फॉल्टी और रॉन्ग कंक्लूजन्स पे, गलत और भ्रामक निष्कर्षों पे। कुछ अलग सी उल्टी सीधी बात आपको एआई बोल देगी और आप सच मान बैठोगे, बाद में पता लगागा एआई ने आपसे झूठ बोला है। तो ये भी एक इशू है इसके साथ में। कह रहा है अल्फा सेंस हैज़ टेकन प्रिकॉशंस अगेंस्ट hallucinations by in part linking to the underlying data and training the generative AI tool to access trustworthy business content, the company said। कह रहा है जी अल्फा सेंस नाम की जो कंपनी है उसने प्रिकॉशन को लिया है, उसने पूरी सावधानी बरती है हेलुसिनेशन वाली इस प्रॉब्लम के सामने, भ्रम वाली जो है सिचुएशन के सामने। और कैसे आंशिक तौर पे इन पार्ट लिंक करके, जोड़ करके, और किसको, अंडरलाइंग डेटा को, जिस डेटा के ऊपर कोई कंक्लूजन आता है, जो डेटा नीचे अंडरलाई करता है बेसिक डेटा को, और ट्रेनिंग द जनरेटिव एआई टूल, जनरेटिव एआई टूल को ट्रेन करके। और किसके लिए, क्यों, टू एक्सेस ट्रस्टवर्दी बिजनेस कंटेंट, ताकि वो एक्सेस करे भरोसेमंद बिजनेस कंटेंट को, कहीं से भी कुछ उल्टा सीधा ना उठाए। एआई क्या करता है, नेट से कुछ चीज़ें उठाएगा और उनको समराइज करके आपको देगा। अब अगर नेट पे किसी ने झूठ बोला हुआ है तो ये आपको झूठ भी बोल देगा। तो इसलिए इन्होंने कुछ इसका तोड़ निकाला है कि आप सच्ची वेबसाइट से जाकर के कुछ निकालो, ताकि आपका झूठ बोलना कम से कम हो सके। कह रहा है जी मॉर्गन स्टैनली हैज़ डिवेलप्ड अ जनरेटिव एआई टूल दैट इनेबल्स थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ टू क्वेरी 1 लाख इंटरनल कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स फॉर आंसर। कह रहा है जी ये जो मॉर्गन स्टैनली नाम की फर्म है, इसने भी डेवलप किया है ऐसा एक एआई टूल जो कि इनेबल करता है, सक्षम बनाता है दसियों हज़ार एम्प्लॉयज़ को या हज़ारों एम्प्लॉयज़ को कि वो क्वेरी कर सकें, सवाल पूछ सकें इसी कंपनी के 1 लाख इंटरनल कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स को किसी भी जवाब के लिए फॉर एनी आंसर्स। तो आपको कुछ पूछना है ना तो एआई से पूछो, मॉर्गन स्टैनली वाले अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपका एआई टूल लाखों डॉक्यूमेंट्स कई सालों के, दशकों के जो पड़े हैं, वहाँ से आपका आंसर निकाल करके आपको अच्छा सा खुद ही दे देगा। कह रहा द बैंक सेज द गोल ऑफ टूल इज़ टू फ्री अप टाइम फॉर एडवाइजर्स टू डू मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज टॉकिंग विद
clients। कह रहा है मॉर्गन स्टैनली ये कहता है कि हमने इसलिए किया है, बैंक ये कहता है कि सेज कि जो गोल है, जो लक्ष्य है इस टूल का, वो है फ्री अप करना, यानी आज़ाद करना, फ्री करना कुछ वक्त को एडवाइजर्स के लिए, बैंक के मार्केटिंग पर्सन के लिए, जिसको एडवाइज़र भी बोलते हैं, ताकि वो और इम्पॉर्टेंट काम कर सके, जैसे कि क्लाइंट से बात करना और उससे अपने बैंक में खाता खुलवाना। जितनी बात करेंगे उतना बिजनेस आएगा। तो बात करने में एम्प्लॉयज़ को ये इंगेज कर रहे हैं, छोटा मोटा काम ये एआई से करवाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। फ्री अप टाइम का मतलब है टाइम को फ्री करना, खाली करना। कह रहा है जी दे कैन आस्क द एआई फॉर रिसर्च ऑन ए स्टॉक, द बेनिफिट्स ऑफ अ मॉर्गन स्टैनली प्रोडक्ट, और हाउ टू ओपन एंड इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट। कह रहा है एम्प्लॉयज़ जो हैं इनमें से कोई भी चीज़ इस एआई टूल से पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क द एआई, और किस किस चीज़ के लिए? उन सभी रिसर्च के लिए जो हुई है, या तो किसी रिसर्च के लिए जो किसी स्टॉक पे करनी है, एआई को बोलेंगे तू रिसर्च करके ला, या फिर ये बेनिफिट पूछ लेंगे मॉर्गन स्टैनली के किसी प्रोडक्ट का, वो टूल बता देगा इसका क्या बेनिफिट है, या फिर कैसे एक अकाउंट को खोलना है इंडिविजुअल का रिटायरमेंट अकाउंट मॉर्गन स्टैनली में, ये पूरा प्रोसीजर भी ये बता देंगे। तो कोई भी सवाल पूछो बैंक के कामकाज से रिलेटेड, एम्प्लॉय को बड़ी आसानी से उसका जवाब मिल जाता है। कह रहा है जी द टूल रीड्स थ्रू 1 लाख डॉक्यूमेंट्स फॉर टेक्स्ट ऑन द टॉपिक एंड समराइजेज एन आंसर। कह रहा है ये टूल इतना शानदार है कि ये पढ़ने की कोशिश करता है 1 लाख डॉक्यूमेंट्स को जो मॉर्गन स्टैनली के खुद के हैं, और उसी टॉपिक पे, और फिर समराइज कर देता है, समरी की फॉर्म में ले आता है अपने निष्कर्ष को, अपने आंसर को। तो बड़ा स्मार्ट सा टूल है ये, है ना। कह रहे जी ऑन थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन आस्क ऑफ इट, ये लेकर के आता है उन हज़ारों सवालों पे जो इससे पूछे जाते हैं, विच आर आस्क्ड ऑफ इट, और किसके द्वारा? बाय एम्प्लॉयज़ हु रेटेड द आंसर टू हेल्प ट्रेन इट, उन एम्प्लॉयज़ के द्वारा जिन्होंने रेट किया है आंसर को, ताकि ये हेल्प कर सके इसको ट्रेन करने में। ठीक है, रेट करना आंसर को, मतलब क्या आंसर मॉर्गन स्टैनली ने दिया, वो आंसर कितना सही है, आउट ऑफ 10 उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये एम्प्लॉय कुछ भी पूछें, ये फटाफट से उसका आंसर निकाल करके ले आता है। चलिए ये रैपअप करेंगे। आस्क ऑफ वाली स्ट्रक्चर देख लेना। अगर किसी से कुछ मांगो रिक्वेस्ट करके, तो या तो सीधे मांग लो बिना किसी प्रेपोजिशन के, या फिर उसको एक्सपेंड करके ऑफ लगा के बताओ जो आप मांग रहे हैं। ऑफ की जगह पे फ्रॉम भी लगा हुआ मिलेगा, लेकिन ये गलत होता है, जनरली ऑफ ही लगाया जाता है आस्क के बाद में, जब भी किसी से कुछ मांगना हो। कैसे करना है देखो। द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर अ क्वेश्चन, स्टूडेंट ने टीचर से क्वेश्चन को पूछा। जिससे पूछा अगर वो पहले आ जाए और जो पूछा अगर वो बाद में आ जाए तो कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। आस्क एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, दोनों ऑब्जेक्ट अपने ले लेगी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन अगर इसी सवाल को खींच दें लंबा, इसी सेंटेंस को बड़ा करके बोलें, द स्टूडेंट आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ द टीचर, स्टूडेंट ने एक सवाल पूछा टीचर से। अगर जिससे पूछा है उसको जो पूछा गया है उसके बाद में शिफ्ट कर दिया जाए, तो इस केस में आप ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए ना, सिंपल सा है फॉर्मूला। चाहे तो ऊपर वाला यूज़ कर लो, जिससे पूछा है उसको पहले लिख दो और जो पूछा है बाद में लिख दो, प्रेपोजिशन लगाओ ही मत। और अगर आपको जो पूछा गया है वो पहले लिखना है और जिससे पूछा है वो बाद में लिखना है, तो फिर ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करें। वैसे ही एक फ्रेजल वो बनती है आस्क आफ्टर समवन, इसका मतलब होता है किसी की भलाई चलाई के बारे में पूछना। आपका दोस्त मिला, आपने पूछ लिया भाभी जी कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, है ना। तो आपने उसकी वाइफ, उसके बच्चों और उसके पेरेंट्स के लिए आस्क आफ्टर किया है। शी आस्क्ड आफ्टर योर मदर, उसने तुम्हारी माँ के बारे में पूछा। ठीक है, तो दोनों फ्रेजल वर्ब्स आप याद रखेंगे, आस्क ऑफ और आस्क आफ्टर। आ जाओ सेशन पे, एक क्विज अपना जो है फटाफट इसको सॉल्व करना है अपने को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, जो एआई टूल है जो एस्ट्राजेनेका ने डेवलप किया है और जो बेस्ड है एआई पे, वो कैसे असिस्ट करता है, जो है हेल्प देता है रिसर्चर्स को। कैसे ये असिस्ट करता है सब रिसर्च करने वालों को। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन आपके पास हैं। ये रिप्लेस कर देता है उनको, उनकी नौकरी खा जाता है, ऐसे उनकी मदद करता है, या ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को समराइज कर देता है एस्ट्राजेनेका कंपनी में जो आते हैं, या फिर जनरेटिव कंटेंट को बनाता है एंटरटेनमेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ को गाने सुनाता है, फिल्में दिखाता है, या फिर इंफॉर्मेशन देता है इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट की सभी एम्प्लॉयज़ को, या फिर ये सजेस्ट करता है अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ को, अनटैप्ड एरियाज़ को जो नई दवाएँ बनाने के हैं। अपना दिमाग चलाओ, बहुत ईजी है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहे हैं, वहाँ से मैच करें। सेकंड पूछा है जी, इस पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में हेलुसिनेशन वर्ड का क्या मीनिंग है एआई के संदर्भ में। भ्रम का क्या मीनिंग है एआई के संदर्भ में। तो मीनिंग आपको अच्छे से बताया था, हेलुसिनेशन क्या होता है। ठीक है, फटाफट से इसको आंसर करो। मेरा आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना। तीसरे चौथे पाँचवें में 2 इडियम्स है और एक फ्रेजल वर्ब है, सबके मीनिंग आपको आते होंगे। टू रेकन विद समथिंग, टू फोर्स टू बी रेकन विद, या टू बियर द ब्रेड ऑफ समथिंग।
खुद से आंसर करोगे तो मज़ा आएगा, है ना। 6वें में आपसे मीनियल वर्ड का सिनोनिम पूछा है, ये वर्ड आपको करवाया था, है ना। मीनियल काम, मीनियल जॉब्स, मीनियल टास्क, इसका आपको सिनोनिम बताना है, इसका मीनिंग बताना है। 7वें में सेंटेंस को आप इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें ताकि आपको इम्प्रूवमेंट का पॉइंट मिले। 8वें और 9वें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस एरिया में, इस एरिया में, ठीक है। और दूसरी एरर इसमें मैं डालना भूल गया, मैंने पूरा आस्क आफ्टर जो है लिख करके छोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें एक ही एरर समझना, एक ही क्वेश्चन है। चलिए 8 आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना कमेंट्स में। मुलाकात लेंगे कल की क्लास में। अंटिल देन